हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस आज से स्टार्ट होने वाली है। सिलेबस की अगर बात करूं मैं तो चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीईटी एग्जाम का हो, आरएस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर जब जनरल साइंस पूछी जाती है तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपन बात करेंगे आज जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश। इसे हम जो हैं बिल्कुल बॉटम से हाई लेवल तक इसकी अप्रोच रहेगी, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम देख चुके हैं। अभी एग्ज़ाम का जो सिनेरियो रहा है, हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, वहाँ पर जो है छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से जो है न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो हम हैं यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे दर्पण से हो चाहे लेंस से हो, उन पर उससे संबंधित चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब बनने से संबंधित चर्चा करेंगे। तो प्रकाश होता क्या है, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की जो है ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि की जो संवेदना होती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, और दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, इससे देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद वो हमारी आंखों में पहुंचता है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हम वस्तु को विजुअल कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। अपन बात करें कि प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत अगर बात की जाए तो दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत जिसे हमें पता है सबको, और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य है, चंद्रमा है, ये इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। और कृत्रिम स्रोत की बात करेंगे तो ट्यूबलाइट हैं, बल्ब हैं, ये इसके क्या हैं, कृत्रिम स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। मोमबत्ती की लो है, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं। अगर बात की जाए कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है वो कौन सी तरंग है, तो हम बताएंगे प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अपने साथ ऊर्जा को क्या करती है, ये संचरित करती हैं। और अगर बात की जाए आपसे प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्रकाश की नेचर से संबंधित। तो प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले आए न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में संचरित होता है, कणों के रूप में आगे बढ़ता है, तो उसे क्या कहा, कणीय सिद्धांत नाम दिया। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि प्रकाश का जो कणीय जो सिद्धांत है, कण सिद्धांत है या कणीय सिद्धांत है, वो किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, तो उसे कौन सा सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत कहा गया। फिर उसके बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश जो होता है तरंग तो होता है, लेकिन ये तरंग कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो मैक्सवेल आए। फिर मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। फिर कौन सा सिद्धांत आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसी क्रम में मैक्स प्लांक आए, अगले वैज्ञानिक। मैक्स प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उसके रूप में संचरित होता है। इन ऊर्जा के पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा, ठीक है, या इनको क्या कहा, क्वांटम कहा। तो मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत। क्या कहा उन्होंने कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आगे बढ़ता है, उन्हें क्या कहा उसने, फोटोन कहा, क्वांटम कहा। और ये कौन सा सिद्धांत कहलाया, क्वांटम सिद्धांत कहलाया। तो आपसे एक तरफ ये भी वैज्ञानिकों के नाम,
एक तरफ सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आपसे मिलाने वाले अप्रोच से पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया। कणीय सिद्धांत, तरंग सिद्धांत हाइगेंस का था, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल का था, और क्वांटम सिद्धांत किसका है, मैक्स प्लैंक का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद जब आगे देखा गया कि फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला आया, E बराबर एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, E बराबर एच न्यू। यहां से हम क्या कर सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, और इन ऊर्जा के बंडल को क्या कहा उसने, फोटोन कहा, और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। आगे बात करें, फोटोन की ऊर्जा जो है E बराबर क्या होती है, H न्यू होती है। H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। H क्या है, प्लैंक स्थिरांक होता है। इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। ये याद रखना है आपको कि फोटोन की जो आवृत्ति होती है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। फोटोन की जो ऊर्जा है वो निकालने का सूत्र हमें याद रखना है, E बराबर एच न्यू होता है। E यहाँ पर ऊर्जा है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, E बराबर एच न्यू होता है। न्यू क्या है यहाँ पर, ये याद रखना है आपको। न्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर फोटोन की आवृत्ति होती है। फोटोन की क्या होती है, आवृत्ति होती है। और आपको थोड़ा सा इसे और डिस्क्राइब करना हो, अगर आपसे ऑप्शन में और भी ऑप्शन आते हैं, अगर अवसदा के अंतर्गत भाई आगे भी इसको ऑप्शन में अगर विस्तारित रूप से दिया जाए तो अपन इसको और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है, n लेमड़ा होता है। V बराबर क्या होता है, n लेमड़ा होता है। V तो वेग होता है, n जो है संख्या है, और लेमड़ा क्या है, आवृत्ति है। तो न्यू बराबर अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो प्रकाश के लिए V बराबर क्या होता है, c हो जाता है। प्रकाश के लिए वेग जो है V बराबर क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, E बराबर अगर अपन रखें, यहाँ पर न्यू की जो वैल्यू है वो रख सकते हैं अपन। तो न्यू की वैल्यू अपन वहाँ पर रखेंगे। तो H तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, H जो है हमारा क्या है, प्लैंक स्थिरांक है। ये हमें याद रखना है। V बराबर क्या होता है, n लेमड़ा होता है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर जो है हम न्यू बराबर क्या कर सकते हैं, C अपॉन लेमड़ा कर सकते हैं। न्यू बराबर जो है वो क्या कर सकते हैं, C अपॉन लेमड़ा कर सकते हैं। यहाँ से C अपॉन लेमड़ा कर सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन लेमड़ा। E बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन लेमड़ा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमड़ा। तो ऊर्जा जो होती है फोटोन की, वो तरंग जो धैर्य होती है लेमड़ा, उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये याद रखना है आपको। थोड़ा सा इसको समझना आप लोग कि V बराबर क्या होता है, n लेमड़ा होता है। तो हमने क्या कर लिया, V बराबर C कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, जो C अपॉन लेमड़ा इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, और E बराबर जो है HC अपॉन लेमड़ा इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने। और E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमड़ा होता है। तरंग धैर्य जो होती है वो ऊर्जा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। थोड़ा सा हमें याद रखना ही ये कि जो ऊर्जा जो होती है वो तरंग धैर्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर H न्यू होती है। H प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। न्यू भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं फोटोन की आवृत्ति को। हमें पता है कि V बराबर n लेमड़ा होता है। n जो है यहाँ पर जो n है, n या अपन इसको न्यू भी लिख सकते हैं, ये क्या होती है, आवृत्ति होती है। क्या होती है, ये आवृत्ति होती है।
तो v बराबर क्या होता है, n लेमड़ा होता है। और प्रकाश के लिए v बराबर क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, c बराबर n लेमड़ा लिख सकते हैं या न्यू लेमड़ा लिख सकते हैं। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। और अब मैंने क्या किया, न्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दी c अपॉन लेमड़ा। हमें ये निष्कर्ष निकला है कि ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि E बराबर एच न्यू होता है। एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। न्यू फोटोन की आवृत्ति होती है। न्यू भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। और v बराबर क्या होता है, अगर v वेग है, n आवृत्ति है और लेमड़ा तरंग दैर्ध्य है, तो v बराबर क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, n लेमड़ा होता है। यहाँ n जो है उसको न्यू भी लिख सकते हैं, दोनों आवृत्ति हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, v बराबर जो है न्यू लेमड़ा, तो हमें न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ जो न्यू है आवृत्ति है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, c अपॉन लेमड़ा। तो आवृत्ति की वैल्यू रख दी मैंने c अपॉन लेमड़ा, तो E बराबर एस सी अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमड़ा। तो ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये संबंध हमें याद रखना है, किससे संबंधित है, फोटोन की ऊर्जा से संबंधित है ये बात। उसके बाद बात करें हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो वर्तमान के अंतर्गत बात करूं तो वर्तमान में जो है, वर्तमान समय के अंतर्गत प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है, द्वैत प्रकृति है। प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसके अकॉर्डिंग जो प्रकाश जो है वो कौन सी नेचर का है, द्वैत प्रकृति का है। मतलब प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी क्या होता है, संचरित होता है। तो प्रकाश की वर्तमान समय में कौन सी प्रकृति है, एक तो कणीय प्रकृति है और तरंग प्रकृति है। याद रखने वाली बात है, प्रकाश की वर्तमान समय में कौन सी प्रकृति है, कण प्रकृति है और तरंग प्रकृति है। तो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, तो तरंग प्रकृति में हम कौन कौन सी बात करेंगे, जैसे अपवर्तन से संबंधित घटना होती है, परावर्तन से संबंधित घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पर हमें देखने को मिलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है। ये सब जो है प्रकाश की कौन सी प्रकृति को दर्शाते हैं, तरंग प्रकृति को। अब जैसे कण प्रकृति में बात करें, रमन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है। और प्रकाशीय प्रभाव है हमारा, जिसे प्रकाश वोल्टीय कहते हैं, अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये कौन सी प्रकृति को दर्शाते हैं, कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्तमान समय में डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार प्रकाश जो होता है कण और तरंग के रूप में संचित होता है। तरंग में अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, परावर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है। ये सब जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। कण में बात करेंगे, रमन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है। और प्रकाश का विद्युत वाला जो प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो क्या करता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है। और कणीय प्रकृति में रमन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो किसे दर्शाते हैं, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। तो हमने जो बात की है वो सामान्य बात की है इससे संबंधित। दूसरी बात हम देखते हैं कि, एक मिनट, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अब बात करें प्रकाश की तरंग की जो आवृत्ति होती हैं, यहां से प्रश्न पूछते हैं कितनी होती हैं। तो हमें याद होना चाहिए 3900 से 7800 अंगस्ट्राम जो हैं वो इसकी आवृत्ति होती हैं। प्रकाश की जो तरंग की आवृत्ति होती है वो 3900 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम होती है। दूसरा, प्रकाश की जो तरंग है वो कौन सी तरंग है, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करी हमने,
ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि अपने साथ ऊर्जा लेके चलती है। और दूसरी तरंग है कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। प्रकाश, ये यहां से प्रश्न बनेंगे परीक्षा में जो मैं लिख रहा हूं। प्रकाश की आवृत्ति 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की जो तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? वे तरंग जो तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करती हैं। वे तरंग जिसमें कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। वे तरंग जो तरंग संचरण की लंब दिशा में कंपन करती हैं। जैसे तरंग संचरण ऐसे हो रही है, बिल्कुल ऐसे चल रही है, और इसमें कंपन इस प्रकार हो रहे हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन हो रहे हैं। इस प्रकार के लंबवत कंपन होते हैं। जो ऊपर की तरफ जो होते हैं उन्हें श्रृंग कहा जाता है, और नीचे की तरफ जो विस्थापन हो रहा है जिसे गर्त कहते हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग होती हैं वो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। ये याद रखना है हमें। तो ये आपको बताया कि प्रकाश की तरंग जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। वो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? वे तरंग जो तरंग जिसमें कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण जो होते हैं उसके लंबवत दिशा में होते हैं। श्रृंग और गर्त के रूप में तरंग क्या होती है? आगे बढ़ा करती हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट बात कि प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश का वेग होता है। जैसे अपन बात करें, एक तो होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और विरल जिसमें कण दूर दूर होते हैं। तो सघन माध्यम में सबसे ज्यादा अपन बात करेंगे पानी की बात करेंगे, कांच के बारे में बात करेंगे, ये सघन माध्यम में है। और विरल जो है वो वायु होती है। कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है। सघन में कण पास पास होंगे, कण पास पास होंगे तो प्रकाश का वेग कम होगा, और विरल में कण दूर दूर होते हैं तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। एक सामान्य बात। अब एक जनरल क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है। तो हमें याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये कहाँ पर होता है? निर्वात के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। निर्वात जहाँ वैक्यूम होता है, जहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती है, उसे निर्वात कहते हैं। तो 2-3 फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे कि आपसे पूछा जाए प्रकाश की तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। प्रकाश तरंगी जो है उसकी आवृत्ति होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंग कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश का जो वेग होता है सघन माध्यम में कम होता है, विरल माध्यम में ज्यादा होता है। सर्वाधिक वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात के अंतर्गत होता है। बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। उसके बाद अपन बात करें और कुछ बात करते हैं आगे बात। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश जो है किसी सतह पर आपतित होता है और उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटकर अगर चला जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती हैं और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है और
टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाएगा, तो इस घटना को परावर्तन कहेंगे। और जब अपने पथ से विचलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहते हैं। तो जो किरण आती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। जो सतह से टकराकर वापस लौटती हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहा जाता है। और इनके बीच में एक लंब डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोण आई कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण आर कहा जाता है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि परावर्तन किसे कहते हैं? सीधा सा आंसर है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती हैं तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हो, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। यहां पर तीन चीजें हमें याद रखनी है। आने वाली किरण आपतित किरण, लौट कर जाने वाली परावर्तित किरण, बीच में जो लंब डालेंगे उसके अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कोण आई कहा जाता है। कोण आई क्या है? आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण आर बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब अपन बात करें यहीं पर ही कि परावर्तन के नियम, यहीं लिख देते हैं हम परावर्तन के नियम। यहां से आपको दिख रहा है सब चीज, यहीं हम समझ लेते हैं कि हम पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। पहला रूल्स क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं, ठीक है। सेकंड रूल्स क्या कहता है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर रहता है। दूसरा रूल क्या कहता है? आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है, ठीक है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये दो नियम किसके हैं? परावर्तन के नियम हैं। बिल्कुल याद आ जाएगा हमें। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है। इन दोनों का मान सदैव बराबर होता है। तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हमने। अब हम बात करेंगे परावर्तन कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे
परावर्तन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में हम बात करते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, तो नियमित होता है और एक अनियमित। नियमित में बात करूं मैं, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर, चिकने सतह पर आपतित होता है और परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में लौट कर चला जाता है या निश्चित दिशा में परावर्तित होता है, तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। और जब प्रकाश जो है किसी खुरदरी सतह पर या उबड़ खाबड़ जो सतह है उस पर प्रकाश आपतित होता है और परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं के अंतर्गत लौट जाता है, उसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। चित्र से दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये नियमित परावर्तन है जब समतल सतह पर, सतह कौन सी होगी, यहाँ समतल होगी या चिकना पृष्ठ होगा। यहां पर पृष्ठ कौन सा होगा, खुरदरा या उबड़ खाबड़ पृष्ठ होगा। इस पर जब प्रकाश आपतित होगा तो परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाएगा, उसको अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहेंगे। और इसे हम जब नियमित मतलब निश्चित दिशा में लौटेगा परावर्तन के बाद, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यह बात आपको समझ में आई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये बात हम समझ चुके हैं। तो याद रखना आप लोग कि प्रकाश जो है वो परावर्तन के रूप में दो प्रकार में हम डिवाइड करेंगे, एक तो नियमित परावर्तन और एक है विस्तृत परावर्तन के अंतर्गत। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दर्पण के बारे में बात करेंगे और लेंस के बारे में बात करेंगे। तो दर्पण क्या होता है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है। लेंस क्या होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो अपवर्तन के साथ हम लेंस के बारे में बात करेंगे और परावर्तन के साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, दर्पण से बात करेंगे। दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे और अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीपीटी से इसे एक बार समझते हैं, जो अभी पढ़ा हमने उससे रीड कर लेते हैं थोड़ा। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी भली प्रकार से। सबसे पहले बात करता हूं प्रकाशिकी क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा इसके गुणों प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकाश, इसके गुण और इसकी नेचर का अध्ययन किया जाता हो उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी किसे कहेंगे, रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की किरणों का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, जिसमें ध्रुवण और विवर्तन मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो प्रकाश की रे ऑप्टिक्स में हम परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ध्रुवण और विवर्तन का अध्ययन वेव ऑप्टिक्स में किया जाता है। आगे बात करें हम, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस माध्यम से या जिस भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हैं हम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह भी हमें पता है। कौन सी ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये। ठीक है, किस प्रकार की तरंग के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। यहां मैंने इंपॉर्टेंट नोट कराया आपको, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखने वाली बातें हैं। प्रकाश के स्रोत सूर्य हैं, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब, आग, बिजली के चमकना, मोमबत्ती की लो, ये सब स्रोत होते हैं। कुछ कृत्रिम स्रोत होते हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं।
कण सिद्धांत किसका था? न्यूटन का था, पढ़ चुके हैं। तरंग सिद्धांत हाइगेंस का है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल का है। और क्वांटम सिद्धांत किसका है? मैक्स प्लांक का है। हम पढ़ा था भी, याद हो आपको, समझाया था मैंने आपको कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलते हैं, उन्हें क्वांटम कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। और न्यू बराबर क्या होती है? एच बराबर न्यू तो क्या है? आवृत्ति है। और एच प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका मान होता है। और आपको पता है, अभी हमने इसको पूरा समझा है कि न्यू बराबर, न्यू को एन से भी लिख सकते हैं, दोनों आवृत्ति होती हैं। यदि वेग को v माना जाए तो v बराबर क्या होता है? c लेमड़ा होता है। v बराबर जो होता है वो क्या होता है? n लेमड़ा होता है, v बराबर n लेमड़ा होता है या न्यू लेमड़ा होता है, दोनों ही एक ही बात है। और अगर न्यू बराबर क्या हो जाता है? अगर v बराबर हम क्या मान ले? c मान ले, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर c/लेमड़ा हो जाएगा। v बराबर c लेमड़ा होता है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी बार बार गलत लिख रहे हैं। तो यहाँ c बराबर न्यू लेमड़ा है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? c/लेमड़ा है। हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो E बराबर एच c/लेमड़ा, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, समझ लिया था, याद हो आपको। तो न्यू बराबर जो है एच c/लेमड़ा होता है। एच प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। और जो लेमड़ा है वो तरंग दैर्घ्य होती है। वर्तमान में प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। द्वैत प्रकृति, एक तो कण की प्रकृति और एक तरंग की प्रकृति है। ठीक है, आगे बात करें हम प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एकल तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है उसको एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है, जैसे सोडियम प्रकाश। और जबकि जो श्वेत प्रकाश होता है उसे विषम वर्णी प्रकाश कहते हैं, क्योंकि वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। एकल तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश एक वर्णी प्रकाश कहलाता है, और श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको विषम वर्णी कहा जाता है। समदेशिक माध्यम में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, किंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो गति और तरंग दैर्घ्य जो होगी वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश की जो तरंग होती हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश का पथ किरण कहलाता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के रूप में आता है। याद रखना आप लोग, किसके रूप में आता है? विकिरण के रूप में आता है। और समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है। अब वही सामान्य बात, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा परावर्तन के नियमों के बारे में बात करी, हमने समझाया आपको कि आने वाली किरण जो है आपतित किरण, लौट कर जा रही परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब होता है। परावर्तन के 2 नियम बताए मैंने आपको, आपतन कोण और परावर्तन जो कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जो है तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल क्या रहती हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। परावर्तित जो किरण है उसकी आवृत्ति और चाल क्या रहती हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। चित्र देख के लिए हमने बना के देख के लिए समझा दिया आपको ये। उसके बाद बात करें हम, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें समांतर किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। चित्र में देख रहे हो आप लोग, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन कहेंगे या अनियमित परावर्तन कहेंगे।
नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? जब एक समतल सतह होगी, ये सतह बिल्कुल समतल सतह है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में लौट रही हों, उसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ समतल सतह होती है और वहाँ खुरदरी या उबड़ खाबड़ सतह होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि दर्पण। थोड़ी इससे पहले अपन एक बात कर लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित, कि इस यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अपन बात करें ये, यदि परावर्तन की घटना में आपतित किरण आने वाली किरण और परावर्तक पृष्ठ के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परावर्तन कोण पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? अभिलंब व सतह का कोण माइनस आपतित किरण और सतह का कोण। अभिलंब व सतह का कोण तो आपको 90 डिग्री का, क्योंकि बीच में क्या होता है? लंब डला होता है। तो अभिलंब और सतह के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये पूछ रहा है आपतित किरण और सतह के बीच का कोण, तो आपतित किरण और सतह के बीच का कोण कितना डिग्री का दे दिया? 30 डिग्री का दे दिया आपको। भाई आप सतह का और अभिलंब का कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है ये। ठीक है, सतह और अभिलंब का कोण कितने डिग्री का है? हमेशा याद रखना 90 डिग्री का रहेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं आपतित किरण, आपसे पूछ रहा है, वो दे रखा है उसे कुछ नहीं, आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच में, आपतित किरण आने वाली किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है इसने। वो पूछ रहा है कि परावर्तक कोण कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का तो ये कोण बन रहा है और आपको आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो 90 डिग्री में से जब 30 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या आएगा? हमारा आपतन कोण आएगा। क्या आएगा? आपतन कोण। भाई आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और अभिलंब का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 में से 30 जाते ही हमें पास कोण आई का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? कोण आई का मान। और हमने नियम में पढ़ा है कि कोण आई की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कोण आर की होगी। तो कोण आई जब 60 डिग्री का है तो कोण आर भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपसे यहां से एक सामान्य प्रश्न परीक्षा में पूछना संभावित है। अब बात करें हमारे आगे की बात, हम दर्पण की बात करें। हम दर्पण क्या होता है? तो दर्पण जो होता है एक कांच की स्लैब होती है, कांच की एक पट्टिका होती है दर्पण, जिसके एक तरफ हम क्या करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। दर्पण क्या होता है? जिसपे हम एक कांच की स्लैब होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक साइड पर क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर दें, उसे ही क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं। तो देखिए आप लोग, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण में बात करूं मैं, एक कांच की स्लैब होती है, कांच की पट्टिका होती है, जिसके एक और अपन क्या कर दें? पॉलिश कर दें। चांदी की कर दो आप पॉलिश, पारे की कर दो, लेड की पॉलिश कर सकते हैं हम। तो वो पट्टिका क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में एक कांच की स्लैब है, इसके एक तरफ हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो समतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण जब एक खोखला गोला होता है, उसे हम दो भागों में डिवाइड कर दें तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होगी। अगर हम खोखले गोले के उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश कर देंगे, इसे अवतल कहेंगे, ये अंदर की तरफ कर देंगे पॉलिश, तो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार हम दर्पण के बारे में बात करेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए आप लोग, कांच की पट्टिका जो है उसके किसी एक तरफ पॉलिश होती हैं, जब इस पर प्रकाश डालता है तो प्रकाश का परावर्तन कर देती हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है।
अधिकतम प्रकाश का परावर्तन कर देती हैं। पॉलिश किसकी करते हो आप? चांदी की कर सकते हो, लेड की कर सकते हो, पारे की कर सकते हो। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण बता दिया मैंने आपको कि एक समतल दर्पण एक कांच की स्लेब होती है समतल, जिस पर हम क्या करते हैं, एक और पॉलिश कर देते हैं, और ये क्या करता है, किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है। पॉलिश का चांदी की परत हो सकती है, पारे की परावर्तक सतह हो सकती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण कैसा होगा, एक कांच की स्लेब होगी, किसी एक भाग पर पारे की, लेड की, किसी की पॉलिश कर देंगे, समतल दर्पण बन जाएगा। सीधी सी बात याद रखनी है हमें। दूसरी बात क्या करें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, ये बातें यहां से इंपॉर्टेंट बातें आती है हमारे लिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये कथन निष्कर्ष में पूछी जा सकती है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सी कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु जो है दर्पण के आगे रखी होती है। ठीक है। दूसरी बात, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं, और जो काल्पनिक होते हैं वो सीधे होते हैं। याद रखना, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे होते हैं, 2 मिनट में ये भी समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब जो होते हैं एक तो होते हैं वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं। ये दो बात याद रखनी है आपको। तो यहां पर वापस आते हैं हम कि ये प्रतिबिंब, पहली वाली बात याद रखनी है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर बनेगा जितनी वस्तु आगे की ओर रखी हुई है। दूसरी बात याद रखनी है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब है आभासी, आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं और ये वस्तु के बराबर बनेंगे। वस्तु के बराबर क्यों बनेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है, इस वजह वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन पार्श्विक अगर देखा जाए तो पार्श्विक क्या होगा, उल्टा बनेगा। जैसे कोई समतल दर्पण है, ये रखा मैंने, उसके आगे कोई वस्तु रखी मैंने, तो इसका दायां भाग बायां नजर आएगा मुझे, इसे अपन पार्श्विक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो दूसरी बात, पहली बात समतल दर्पण के लिए क्या याद रखनी है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। ठीक है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और पार्श्विक उल्टा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बिंब बनने की प्रक्रिया में 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है, वस्तु का बिंब ऐसी स्थिति में तथा ऐसे आकार का बनता है दर्पण तल वस्तु और बिंब के संगत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के लंबवत पड़ता है और उनको क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है। दोनों को क्या कर देता है, ये समद्विभाजित कर देता है ये तल। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, वस्तु का कोई भाग दर्पण से जितनी दूरी पर आगे स्थित होगा, जितनी दूरी पर क्या होगा, आगे स्थित होगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण पर उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा। पढ़ लिया हमने कि जितनी दूरी पर आगे रखा होगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। इसके फलस्वरूप बिंब के पार्श्व बदले हुए से प्रतीत होते हैं, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है। हमें पता है कि पार्श्विक परावर्तन उसे ही कहते हैं जब वस्तु का दायां भाग जो है बायां और बायां भाग दायां नजर आएगा, उसे पार्श्विक उत्क्रमण कहा जाता है। बिंब की स्थिति केवल वस्तु, याद रखने वाली बात, वस्तु और दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है, देखने वाले की स्थिति पर निर्भर नहीं करती हैं। तो क्या क्या याद रखना है समतल दर्पण के लिए, 2 बात जो मैंने पहले इंपॉर्टेंट लगाई वही याद रखनी है कि प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु से आगे की ओर रखा होगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा, पार्श्विक उल्टा होगा। ये दोनों बात आपको याद रखनी है किससे संबंधित, समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति में। उसके बाद आगे आइए आप, ये देखिए कोई वस्तु है जो इससे 2 प्रकाश की किरण आ रही है, पी ओ और पी ओ डैश।
दोनों आपतित किरणें ही ये देखो पी ओ और पी ओ डैश, ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें हैं। कौन सी किरणें? ये आपतित किरणें किसी वस्तु से आ रही है। अब हम देख रहे हैं यहां से एक तो जा रही है ओ आर और जा रही है ओ डैश आर डैश। ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? ये परावर्तित किरणें। अब एक व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, जब इनको पीछे की तरफ मिलाया हमने तो आप लोग देख रहे हो कि पीछे की ओर ये वस्तु यहां से पी डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि वस्तु कहां पर स्थित है? पी पर स्थित है। तो देखने वाले की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये हम समझ चुके हैं कि बिंब की स्थिति केवल वस्तु दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है, देखने वाले की स्थिति पर नहीं करती, क्योंकि देखने वाला तो ये देख रहा है वस्तु यहां रखी हुई है, जबकि वस्तु इस जगह पे रखी हुई है, तो देखने वाले की स्थिति पर बिंब की स्थिति निर्भर नहीं करेगी। अब यहां से परीक्षा के तथ्य हैं, ये भी याद रखने हैं। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है वो कितनी चाल से आता प्रतीत होता है? देखिए यहां समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो इधर से V चाल से जा रहा है, ठीक है, तो उधर से भी क्या होगा? V चाल से आएगा प्रतिबिंब। अब दोनों के विपरीत दिशा है तो दोनों जुड़ जाएंगे और 2V चाल से वो आता हुआ प्रतीत होगा। पहला क्वेश्चन परीक्षा का, यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर आता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से प्रतीत होता हुआ नजर आएगा? V से जा रहा है और V से नजर आएगा आता हुआ, दोनों विपरीत दिशाएं हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2V चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। जैसे मेरी लंबाई है 6 फुट, ठीक है, तो दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, मतलब 3 फीट का दर्पण होना चाहिए पूरी लंबाई देखने के लिए वस्तु की। आगे बात समझ में। किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, मतलब 1/2 होनी चाहिए। अब आपसे कहा गया कोई वस्तु है जिसकी लंबाई है 8 फीट की, तो दर्पण में हमें उसको पूरा देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी चाहिए? तो 8 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 फीट का हमें दर्पण चाहेगा। बिल्कुल याद रह जाएगा सर। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण है उसको नियत रखते हुए हमने दर्पण को घुमा दिया थीटा कोण से, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण पर घूम जाएगी? तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण पर क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। यदि हमने आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को हमने क्या करा? नियत रखते हुए यदि हमने दर्पण को घुमा दिया थीटा कोण पर, आपतित कोण को रखा और दर्पण को घुमा दिया थीटा कोण पर, तो परावर्तित किरण जो होती है वो क्या होती है? 2 थीटा कोण पर क्या हो जाती है? घूम जाती है। परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी? 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं परीक्षा के लिए समतल दर्पण से। पहला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति V चाल से, यदि कोई व्यक्ति V चाल से समतल दर्पण की तरफ आता है तो उसे उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से आता हुआ नजर आएगा? जाते समय V, आते समय V, दोनों की दिशा उल्टी है, विपरीत है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2V से, 2V वेग चाल से नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि यदि कोई वस्तु आपसे पूछा जाए, जैसे 6 फीट की वस्तु है, उसको पूरा देखने के लिए दर्पण कितना चाहेगा? तो उसका आधा कर दो तो 3 फीट का आपको दर्पण चाहेगा। यदि आप क्या करो? आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को क्या कर दो? थीटा कोण पर घुमा देते हो, तो परावर्तित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। ये तीनों चीज याद रखनी है आपको समतल दर्पण से संबंधित। अगली बात, अगला क्वेश्चन परीक्षा का यहां से बनेगा प्रश्न।
यदि न्यूमेरिकल बनता है तो ये वाला, यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा मध्य में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 डिग्री थीटा माइनस 1 होता है। यदि मान विषम आता है, यदि मान विषम आता है तो 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या में मान आता है तो 1 नहीं घटाया जाता। यहां से याद रखना है। जैसे आपको कहा गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यदि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, 90 डिग्री पर रखे हुए हैं और उनके मध्य में वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 90 मान दे दिया, तो हमें याद रखना है 360 डिग्री में 90 का भाग दे दो, 1 0 से 1 0, तो कितना जाएगा? 4। अब 4 क्या है? सम संख्या है, तो 4 में से क्या कर देंगे हम? 1 को घटा देंगे, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए फटाफट आप। बनने वाली प्रतिबिंब संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। अब आपसे पूछा यदि थीटा की जो वैल्यू है, या ये रहा प्रश्न नीचे, यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के मध्य 90 डिग्री के कोण पर रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 डिग्री दे रखी है आपको, तो 360 में 90 का भाग देंगे हम, तो थीटा आंसर कितना जाएगा? 4। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 4। लेकिन यहां पर 4 क्या है? सम संख्या है, तो 4 में से 1 को घटा दूंगा मैं, तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे। अगर विषम आता तो हम 1 नहीं घटाएंगे, 1 नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ले लो, जैसे थीटा की वैल्यू ले ली हमने। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू लिख ली मैंने 40 डिग्री। थीटा कितना ले लिया मैंने? 40 डिग्री। तो 360 बटा 40, तो 4 से कितनी बार करके? 9 बार। तो 9 क्या है? विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 सब क्या है? विषम संख्या है। तो 9 विषम है, तो इसमें से 1 नहीं घटाएंगे, तो प्रतिबिंब कितने बने जाएंगे? 9 प्रतिबिंब बनेंगे। आ गया होगा सबको समझ में कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 वाले फॉर्मूले को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के मध्य कितना ही डिग्री का कोण दे दे, जैसे 60 डिग्री का कोण दे दिया आपको, 60 डिग्री के कोण के मध्य रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? तो थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 60, तो 360 डिग्री अपॉन 60, तो कितना आ जाएगा? मान 6। 6 क्या है? सम संख्या है, तो 6 सम संख्या है, तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। आगे समझ में आप लोगों को? यदि विषम संख्या आती है तो जो है 1 नहीं घटाया जाता। जैसे थीटा की वैल्यू 40 दे दी मैंने, तो 360 में 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 विषम संख्या है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? यहां से 1 नहीं घटाएंगे, तो वहां बनने वाली प्रतिबिंब संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है। यदि आपको आपके पीछे की दीवार देखनी है, तो पीछे की जो दीवार है जैसे 12 फीट की है, तो दर्पण जो होगा वो 1/3 होगा, तो 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार, तो 4 फीट का क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। यदि एक व्यक्ति एक कमरे में ठीक बीच में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार पर लगे दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण जो है वो न्यूनतम आकार दीवार के आकार का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। जैसे दीवार की लंबाई दे रखी है 12 फीट, तो दर्पण कितना होना चाहिए? 3 से कितनी बार कट के? 4 बार, तो 4 फीट का क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए। आगे समझ में? अगर व्यक्ति की लंबाई की बात कर रहा है, वस्तु की लंबाई की बात कर रहा है, व्यक्ति जो है 5 फुट का है, तो दर्पण कितने फुट का होना चाहिए? 2.5 फुट का होना चाहिए, तब उसकी पूरी लंबाई उसमें नजर आएगी, वहां आधा रहेगा। लेकिन आप किसी कमरे के बीच में खड़े हो और पीछे की तरफ जो दीवार पर समतल दर्पण लगा हुआ है उसमें आप दीवार को पूरा देखना चाहते हो, तो दर्पण जो है वो उसका आकार कितना होना चाहिए? दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए। जैसे दीवार 15 फीट की है, तो दर्पण कितने फीट का होगा? इसका 1/3। 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार, तो दर्पण कितने फीट का होगा? 5 फीट का होगा। कितने फीट का होगा? 5 फीट का। तो ये इतनी बातें हमें दर्पण से संबंधित याद रखनी है।
जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा वो समतल दर्पण से रिलेटेड है 100%। अब समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी रूपी, जिसे बोलते हैं कैलेडोस्कोप बोलते हैं, परिदर्शी पेरिस्कोप जो दर्शी होती है उसमें, आईना में, सोलर कुकर में परावर्तक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में भी किया जाता है और सड़कों पे जो अंधे मोड़ होते हैं उसके दूसरी ओर आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। जब अपन घाटी वाली जो एरिया में जब गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप माउंट आबू जाते हो तो ऊपर जब घाटियों पे चढ़ते हो तो साइडों के अंतर्गत क्या है, कांच लगा होता है जो पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी स्थिति को बताता है। वहां पर भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। जो पनडुब्बियां होती है उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है और कैलिडोस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए आप लोग, समतल दर्पण समझ में आया आपको? समतल दर्पण याद रखना है आपको कि समतल दर्पण क्या होता है कि एक कांच के स्लेब होती है जिसके किसी एक भाग पर हम क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं और उस समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण से संबंधित जो बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा पीछे की ओर जितनी दूरी पर वस्तु आगे की ओर रखी होगी। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा और आभासी बनेगा और पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। पार्श्विक प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व परावर्तन, वस्तु का दायां भाग बायां नजर आता है उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ सोल्व कराए हैं। इस प्रकार की बेहतरीन जो है हमारा कंटेंट पढ़ने के लिए आप दिग्गज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर LDC का शिखर बैच जो है वो कंटिन्यू है, जहाँ पर विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो इसी प्रकार से आपको उसी अप्रोच को लेकर पढ़ा रहे हैं, मूलभूत पुस्तकों से पढ़ा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कोर्स में एनरोल करें। अभी जो है 25% का आपको विशेष ऑफर दिया जा रहा है, तो आप अधिकतम इस लाभ को प्राप्त कर कोर्स में एनरोल करें। और इस प्रकार का कंटेंट आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। तो अगली क्लास जो है, हम इससे आगे की क्लास है वो हमारी एप्लीकेशन पे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एप्लीकेशन पे, आइए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।